नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। दोस्तों, आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो सामान्य अध्ययन के नाम से है। दोस्तों, आजकल कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो तो उसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हमने सामान्य अध्ययन के सारे पाठ्यक्रम को शामिल करते हुए नई सीरीज स्टार्ट की है, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। इसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से संबंधित सारे पाठ्यक्रमों को बहुत ही अच्छे ढंग से करवाया है, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो जो पहला पार्ट है उसमें हम संपूर्ण इतिहास के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाएंगे। तो इसी तरह हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और अपने परीक्षा को बड़े ही लगन से तैयारी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को, संपूर्ण इतिहास। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले जानिए इतिहास क्या होता है। इतिहास हमारे अतीत के बारे में बताता है। अब आप पूछेंगे इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों, इतिहास से हमें अपनी गलतियों का सुधारने का मौका मिलता है। इतिहास से ही हम जानते हैं कि पहले हमने क्या गलतियां की, उससे क्या सीख मिली, और क्या अच्छे काम हुए, उनसे क्या सीख मिली। उन्हीं सभी को सुधार कर एक नए युग की शुरुआत करने की शिक्षा हमें इतिहास से मिलती है। इसी कारण इतिहास पढ़ाया जाता है और हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में इतिहास के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। आइए अब भारत के इतिहास को शुरू करते हैं। भारत के इतिहास को शुरू करने से पहले हम भारत के बारे में कुछ बातें जान लें। दोस्तों, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि भारतवर्ष क्या है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और भारत का इतिहास बहुत ही गरिमामयी रहा है। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री, दूसरा है मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरा है आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री। भारत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। दोस्तों, अब पहले हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहला टॉपिक जो है वह है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसको पहले पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता यानी मोहनजोदाड़ो सभ्यता के बारे में भी इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर आपको सारे कंसेप्ट को क्लियर करा दूंगा। अगर आप एक बार भी पढ़ लेंगे तो आशा है आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को जानने के लिए 4 तरीके हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशी विवरण, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब दोस्तों देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत कौन से हैं तो ये आप बता देंगे। उसके बाद अब आइए देखते हैं इन इतिहास के स्रोतों के बारे में अच्छे ढंग से। तो देखिए, धर्म ग्रंथ से मिलने वाले स्रोत। तो दोस्तों, ये सभी लोग जानते हैं धर्म ग्रंथ यानी हमारे यहाँ का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो है वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। दोस्तों, वेद 4 प्रकार के हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। दोस्तों, यही 4 प्रकार के वेद हैं जिनके द्वारा हमें प्राचीन इतिहास को जानने का मौका मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद जो है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं।
दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। दोस्तों इसी को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है 10वां मंडल, जिसमें पुरुष सूक्त है। इसी में आपको 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। यहाँ ब्राह्मण को माना जाता था कि ये ज्ञान का काम करते थे और ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे। क्षत्रिय को माना जाता था ये रक्षा करते थे, इनमें अपार बल था और ये ब्रह्मा के भुजाओं से उत्पन्न हुए थे। वैश्य को माना जाता है यह कृषि कार्य करते थे, यानी मजदूर और किसान थे जो ब्रह्मा के जंघाओं से उत्पन्न हुए थे। और शूद्र जो थे इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे जो ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए थे। दोस्तों ये पुरुष सूक्त में यही लिखा है जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है। दोस्तों अब यजुर्वेद के बारे में जान लें। दोस्तों यजुर्वेद में मंत्रों तथा बलि के समय के अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किया गया है। इसके पाठकर्ता को अथर्वणीय कहा जाता है। यानी यजुर्वेद में बलि के समय जो मंत्र उच्चारण किए जाते थे उन्हीं के बारे में दिया है। और सामवेद में आपको भारतीय संगीत के बारे में दिया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों अथर्ववेद के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद आदि का विस्तार से वर्णन है, यानी रोग निवारण का वर्णन है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं बाद का वेद अथर्ववेद है। यह इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों। जो दूसरा धर्म ग्रंथ है वह है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। इससे भी हमें इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों इसके अलावा हमें पुराणों के द्वारा भी इतिहास को जानने की समझ मिलती है, यानी पुराणों के द्वारा भी इतिहास को जानने का स्रोत मिलता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन और वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। दोस्तों आइए अब दूसरे स्रोत के बारे में जानें। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले विवरण, ये हमारा दूसरा स्रोत है। तो इसमें दोस्तों यूनानी रोमन लेखक थे, जैसे टेसीसियस, यह ईरान का राजवैद्य था जो भारत आया था। इसने भी इतिहास के बारे में कुछ लिखा है। हीरोडोटस, यह सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। यह अपनी पुस्तक हिरोस्टिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फ्रांस के संबंध का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। यह कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट है। दोस्तों उसके बाद मेगास्थनीज से भी हमें इतिहास के स्रोत को जानने की बहुत ही अच्छे ढंग से प्रमाणित इनकी एक पुस्तक है इंडिका। इन्होंने इंडिका में ही मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में बताया। इसके अलावा टालमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पिलनी, इन्होंने 1वीं शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, जिससे भारत के समाज के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। दोस्तों कुछ चीनी लेखक भी थे जिनका नाम यहाँ पर हमने दे दिया है आपको। फाहियान, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। सुंगयून, यह भारत 518 ईस्वी में आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि कौन से चीनी लेखक किसके शासन काल में भारत आए थे। दोस्तों कुछ अरबी लेखक भी थे। अरबी लेखक में अलबरूनी का अहम किरदार है, जो एक किताब लिखा उल हिंद या तहकीके हिंद, भारत की खोज, जिससे हमें भारतीय इतिहास को जानने की बहुत ही अच्छी
प्रक्रिया साबित होती है। अब तीसरा दोस्तों है वह है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है इतिहास को जानने का। पुरातत्व से हमें भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इससे हमें मौर्यकालीन अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा होती हैं, क्योंकि अशोक ने बहुत सारे जगहों पर शिलालेख खुदवाया था, जो एक बहुत ही अच्छा स्रोत साबित होता है। दोस्तों पुरातत्व में हमें सिक्कों, अभिलेखों और गुफाओं से मिलने वाले स्रोत को रखा जाता है अभिलेखों में, पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में। तो दोस्तों हमने 3 तरह के स्रोत के बारे में पढ़ा। पहला हमने पढ़ा धर्म ग्रंथ के बारे में, धर्म ग्रंथ से मिलने वाले स्रोत। दूसरा हमने पढ़ा, फिर से देख लीजिए, हमने पहला पढ़ा धर्म ग्रंथ के बारे में, और दूसरा दोस्तों पढ़ा हमने अभिलेखों यानी पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में, और तीसरा जो था वो हमने पढ़ा विदेशी यात्रियों के विवरण। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इतिहास का स्रोत कंप्लीट हो जाता है। अब आइए समझ लेते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, यानी ऐसे काल को जहाँ लिखित विवरण नहीं दिया गया हो। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका तो लिखित विवरण मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का। इसका विवरण तो हमें मिला है लेकिन आज तक उसकी लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है। आइए दोस्तों अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानें। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि है वह है दोस्तों 2350 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है इसे। इसका जो एज है वो हमें रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा पता चलता है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकागेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीर, उत्तरी पुरास्थल मादा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े नगर थे, जिसमें पहला मोहनजोदाड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गढ़वारीवाला, धौराबीला, राखीगढ़ी, कालीबंगन। दोस्तों ये 6 जो नगर हैं यही सबसे महत्वपूर्ण हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 बंदरगाह स्थित थे, लोथल और सुतकोतला। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि स्नानागार कहाँ पाया गया था। तो दोस्तों स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था, जो एक बहुत ही इसकी बड़ी विशेषता है। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी वस्तुएं कहाँ पाई गई थीं, इसका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यह हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान, चांदी अफगानिस्तान, यहाँ आयात किए जाते थे ये वस्तुएं। दोस्तों यही पूछा जाता है कि कौन कहाँ से आयात की जाती थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है जिसे आज तक नहीं पढ़ा गया है उसको भावचित्रात्मक लिपि कहा जाता है, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसमें पहली पंक्ति बाईं से दाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं से बाईं ओर यानी उल्टा लिखी जाती है। दोस्तों आइए जानें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल किस नदी किनारे हैं, किस उत्खनन कर्ता ने
इसको सर्वप्रथम खोजा था, किस वर्ष में खोजा था और इसकी स्थिति इस समय कहाँ पर है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इस पूरे लेसन का। आप चाहें तो पेन और कॉपी पर इसको नोट डाउन करके याद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता में यही है। जो महत्वपूर्ण है वो है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे स्थित है। दयाराम साहनी ने 1921 में सर्वप्रथम इसे खोजा था। यह पाकिस्तान का मोंटे गोमरी जिला में स्थित है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता के नदी किनारे रखालदास बनर्जी ने 1922 में खोजा था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकना जिला में स्थित है। इसी तरह आप अन्य सबको भी देख सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी को आराम से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है तो हम आपको वीडियो यहीं पे रोकते हैं और अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता। तो इस वीडियो में हमने आपको इतिहास के स्रोत और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दिया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप